हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपन डिस्कस करेंगे अपने राजस्थान हिस्ट्री वाला जो पेपर फोर्थ मैंने मॉडल पेपर भेजा था आपको, उसका मतलब सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद आज हिस्ट्री जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान कल्चर के क्वेश्चंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ जो है वो आप कोशिश करते रहें और भी सब्जेक्ट्स को कवर करते रहें, है ना। हम सभी सब्जेक्ट्स जो पेपर नंबर 3 तक जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब के इसी तरीके से सॉल्यूशंस करेंगे। लास्ट में फिर आपको जो है वो कंपाइल करके मैं सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन रहेंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्वेश्चंस तो मैं अभी शेयर कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा कि हम 15 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस करे थे उनमें पहला क्वेश्चन था राजस्थान सेवा संघ का। देखो, आपको पता है कि राजस्थान में जो राजनीतिक जागृति में ऐसे कई कारण थे, जिनमें से एक मुख्य कारण हुआ करता था हमारे राजस्थान में संगठनों का निर्माण होना। हमारे राजस्थान में पहले से कई संगठन बने हुए थे जो सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए काम कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक डेवलपमेंट को लेके जो काम करने लगे थे वो कुछ ही संगठन थे। जैसे 1915 में जोधपुर में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। इसके अलावा जो है वो अपने राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन 1918 के आसपास जो है वो इसका गठन हुआ था। इस तरीके से मतलब अपने कुछ संगठन स्थापित हुए थे, काम तो कर रहे थे। उनमें एक संगठन था 1919 का राजस्थान सेवा संघ करके। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो सामंतों और उनकी प्रजा में मैत्री संबंध स्थापित करना और कृषक आंदोलन जो भी थे उनका सही ढंग से संचालन करना। क्योंकि राजस्थान में 1897 के आसपास से कृषक मूवमेंट जो थे, फार्मर्स मूवमेंट जो थे, पीजेंट मूवमेंट, वो शुरू हो चुके थे। उनको प्रॉपरली एक गाइड करना, संगठित प्रयास करना। ऐसे एक विद्या प्रचारणी सभा का भी गठन हरिभाई किंकर साहब कर रखे थे, वो भी लगातार ऐसे जन जागृति के काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में संचालित करना। तो इसको संचालित करने के लिए विजय सिंह पथिक और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने 1919 में वर्धा में पहली बार इस संगठन को स्थापित किया था। बाद में इस संगठन को जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया था अजमेर में 1920 में। अब यहाँ आप एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो राजस्थान सेवा संघ के, इसी के द्वारा, है ना। मतलब इससे आगे आप बढ़ना चाहो, 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आए या आप इसमें और मेंशन करना चाहो, तो हमने पहले तो देख लिया कारण क्या थे, किसने स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया और अजमेर में कब आ गया। इसमें आप इसके पत्रिका जो ये प्रकाशित करते थे राजस्थान केसरी करके, आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हो। बाद में फिर जब अजमेर आए थे तो अजमेर से इन्होंने तरुण राजस्थान, बाद में उसे नवीन राजस्थान के नाम से प्रकाशित करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो फिर 15 वर्ड का एक क्वेश्चन जो है वो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा आता है मेवाड़ भीलकोर। देखो, राजस्थान में जब 1818 के बाद में अंग्रेज़ों से संधियाँ हुई, हमारी 1818 के दौर की जो संधियाँ थी, यानी कि 17 से शुरू हो गई थी, उन संधियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में कुछ परिवर्तन किए। राजस्थान में टॉप लेवल पर एजीजी और उनके अधीन जो है वो जगह जगह पर पॉलिटिकल एजेंट्स वगैरह अपॉइंट किए गए थे। मतलब उन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी में संधियों की एक शर्त के रूप में ये था कि राजाओं के जो क्षेत्र, रियासतें जो रहेगी, वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सैन्य टुकड़ी स्थापित की जाएगी। मतलब तो कई जगहों पर स्थापित हुई। जैसे 1857 की क्रांति तक जो है वो हमारे राजस्थान के 6 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ स्थापित कर दी गई थी। जैसे एरिनपुरा हो गया, खेरवाड़ा हो गया, देवली हो गया, नीमच हो गया, है ना, ब्यावर हो गया, नसीराबाद वाला इलाका, वो सब मतलब उन क्षेत्रों में जो है वो स्थापित हो चुकी थी। यहाँ मेवाड़ भीलकोर की अगर अपन बात करते हैं तो भीलों पर नियंत्रण के उद्देश्य से, जैसे मेरों पर नियंत्रण करने के लिए जो है वो मेरवाड़ा वाले क्षेत्र में, ब्यावर वाले इलाके में जो है वो मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई थी। तो वहाँ से भी पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो कब बनाई गई। तो जैसे 1822 में वो बनाई गई थी। ठीक इसी तरीके से 1841 में जो है वो अपने राजस्थान में भोमट क्षेत्र में भील आदिवासी क्षेत्रों का प्रॉपर एक सुप्रबंधन का बहाना बनाना, मतलब कि हम सही ढंग से जो है यहाँ संचालन करेंगे। मेन उद्देश्य तो एक्चुअली ये था कि मेवाड़ पर नियंत्रण करना और भीलों पर नियंत्रण करना। मेवाड़ के खर्चे पर जो है वो ब्रिटिशर्स अधिकारियों के द्वारा जो है वो 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कर दी गई। इस सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और कमांड जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हुआ करती थी। कहाँ स्थापित हुई, कब हुई और क्यों हुई, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे पिछली बार मैंने जो क्वेश्चंस दिया था वो दिया था देवली,
मीणा कोर का मतलब है ना, 1921 वाली जो मीणा कोर स्थापित हुई थी। इस बार मेवाड़ भील कोर का दिया, ऐसे मेरवाड़ा बटालियन का आ सकता है, शेखावटी ब्रिगेड का आ सकता है, जो मैंने इसमें डाल रखा है वो भी, ठीक है, बात करेंगे उसकी भी। अगला आता है लाग बाग से आप क्या समझते हैं और राजस्थान में कृषक आंदोलनों में इसकी भूमिका क्या है। तो लाग बाग एक्चुअली आप ऐसे समझ लो कि जैसे आज टैक्स लगते हैं, टैक्स के ऊपर सेस और सरचार्जेस लगते हैं, इसी तरीके के सेस सरचार्जेस टाइप की व्यवस्था जो थी वो उस टाइम पे लाग बाग हुआ करती थी। मतलब एक तरीके से जैसे आपने कोई टैक्स पे किया 10, तो 10% किया तो इसके ऊपर जो है वो 1% और अलग से कोई चौरी कर, कोई जो है वो तलवार बंधाई, इस टाइप के कर लग जाते थे। तो हम लिखेंगे क्या इसमें, जैसे 20 वर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो एक सामंती उपकर है जो खिराज और बेट बेगार के अतिरिक्त ली जाती थी। मतलब खिराज जो लगान के रूप में होता था, बेट बेगार जो अलग से उनको किसी प्रकार के अवैतनिक तरीके से जो है ये इसका संचालन किया जाता था, है ना। तो खिराज और बेट बेगार के रूप में जो लिया जाने वाला उपकर था वो लाग बाग कहलाता था। कालांतर में इसकी संख्या 100 के प्लस हो गई थी, मतलब ठीक है। यहाँ 100 में से अगर अपन बात करते हैं तो 29 जो थे वो अनिवार्य रूप से लाग बाग दी जाती थी। मतलब कोई भी व्यवस्था होती थी उस पर अनिवार्य तो 29 लाग बाग तो लगती थी। आपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा होगा तो 84 प्रकार की लाग बाग होती थी, मतलब है ना, वो लगान के ऊपर होती थी। तो 29 प्रकार की जो लाग बाग है वो अनिवार्य रूप से दी जाती थी। 29 में भी फिक्स था कि 3 जो है वो पशुओं से रिलेटेड रहेगी, 4 जो है वो भूमि से रिलेटेड, इस तरीके से, है ना। इनमें माताजी की भेंट, तलवार बंधाई, चंवरी कर, बाई जी का हाथ खर्च, खिचड़ी की लाग, कई सारी लाग बाग थी। इनके कारण किसानों का शोषण हुआ, आंदोलन हुए, क्षेत्र में अशांति हुई और सामाजिक कुरीतियों में भी वृद्धि होती है। तो ये लाग बाग की भूमिका ये थी किसान आंदोलनों में, ठीक है। उसके बाद में आता है दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है वो किस रियासत से संबंधित था, इसके नेता कौन थे। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए ना तो अपना मेन फोकस जो है वो किस रियासत और नेता से रिलेट है। मतलब अगर आप ये लिख दोगे तो आपको 2 में से 2 क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे। तो मेन आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बीकानेर राज्य से रिलेट था। चूरू जिले में एक गांव है दूधवा खारा, वहाँ ये मूवमेंट हुआ था। ठाकुर जो वहाँ का सूरजमाल सिंह जो थे उनके अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चंस आ गए, जो आंसर था वो आ गया यहाँ पे कि दूधवारा किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन किससे रिलेटेड है और नेता जो है वो कौन है इसका। और इसके नेतृत्व महिलाओं के जो नेतृत्व किया था वो खेतूबाई ने किया था। तो आप ये भी लिख सकते हो, एक थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, है ना। सामने वाले को लगेगा कि आपने महिला नेतृत्व भी लिख दिया, मतलब ठीक है। इसके अलावा भरतपुर किसान आंदोलन की बात करें अगर 20 वर्ड में ये पूछ लेते हैं अपने से, तो 1931 में ये हुआ था कि भरतपुर वाला रीजन अधिकांश इलाका खालसा था और खालसा से जो राजस्व वसूली का काम करते थे वो निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते थे उनको लंबरदार कहा जाता था। जैसे आज पटवारी होते हैं वैसे लंबरदार होते थे। मतलब अब जब यहाँ राजस्व की नई व्यवस्थाएं की गई, बंदोबस्त की नई व्यवस्थाएं की, तो एक तरीके से इसमें लंबरदारों का जो कमीशन हुआ करता था पर्टिकुलर कलेक्शन में, वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हो रहा था। तो लंबरदारों ने लगातार इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। तो भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने आंदोलन किया था, मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है। और इसके नेता हुआ करते थे भोजी लंबरदार। बाद में फिर इस आंदोलन को कंट्रोल कर लिया था। तो अपने काम की चीज़ क्या है, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में शेखावटी ब्रिगेड का क्वेश्चन बन सकता है। देखो शेखावटी ब्रिगेड में झुंझुनू इसका मेन क्षेत्र हुआ करता था, झुंझुनू में ही इसका मेन ऑफिस था। परंतु जो है वो ये बहुत पहले से चल रही थी, मतलब अकबर के काल से ही शेखावटी रीजन जो है वो अकबर की सेना का गढ़ हुआ करता था, जिसमें जयपुर राज्य की सेनाएं हुआ करती थी। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने भी इसको प्रॉपर इस्टाब्लिश किया। तो शेखावटी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1835 में अंग्रेज़ों ने जयपुर राज्य के खर्चे पर, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में झुंझुनू में एक ब्रिगेड की स्थापना की थी। इस सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और कमांड जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में हुआ करती थी, है ना। तो ये वाले पॉइंट आप लिख सकते हो। अगला है लोठू निठारवाल जो है वो कौन है। लोठू निठारवाल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पिछली बार जो है वो हमारे क्वेश्चन आया था डूंगजी और जवाहर जी का, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो लोठू निठारवाल का भी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ भी है,
ठीक है। तो लोठू निठारवाल जो है वो रिंगस सीकर क्षेत्र से हुआ करते थे। 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनका जो एक संपर्क था वो डूंगजी जवाहर जी से होता है, मतलब ये एक तरीके से उनके दोस्त थे, ठीक है। जब डूंगजी को अंग्रेज़ों ने आगरा के जेल में कैद कर लिया था तो लोठू निठारवाल ही थे जिन्होंने बालू नाई, साखू लुहार, कर्मा मीणा इन लोगों के साथ में जाके और डूंगजी को जेल से मुक्त कराकर लेकर आए थे, मतलब, ठीक है। इसके बाद लोठू जी इनके साथ अंग्रेजी गतिविधियों को भी अंजाम देते रहे, ठीक है। बाद में पकड़े भी गए, लेकिन अपने लिए काम की चीज़ है कि डूंगजी और जवाहर जी जो हैं वो उनके सहयोगी के रूप में लोठू निठारवाल जाने जाते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 15 वर्ड के क्वेश्चंस। उसके बाद में आता है 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन है कि आज़ादी से पूर्व राजस्थान में किसान आंदोलनों के सुनियोजित संचालन में जाति और जाति पंचायत की भूमिकाओं का विवेचन कीजिए, ठीक है। अब अपने को पता है कि जहाँ जहाँ हमारे किसान मूवमेंट्स हुए वहाँ लगभग एक पर्टिकुलर जाति, जैसे गुर्जर किसान मूवमेंट, ठीक है, 1936 के आसपास जो है वो बूंदी क्षेत्र में हुआ। जाट किसान मूवमेंट्स जो हुए वो शेखावटी रीजन में 1925 के आसपास से शुरू हो जाते हैं, लेकिन 31-32 से वो प्रॉपर संचालित होते हैं। धाकड़ों के लिए हम कहते हैं बिजोलिया किसान मूवमेंट, बेगू, ये सब धाकड़ों से रिलेटेड है, मतलब, है ना। तो सभी जातियों ने, जैसे लंबरदारों ने किया तो वो हालांकि किसान नहीं, वो राजस्व अधिकारी हैं। मेवों ने किया तो मेव किसान जो थे वो विशेष रूप से अलवर, भरतपुर, नीमू चना वाले रीजन में हुए। कहीं ना कहीं कोई जाति और जाति पंचायत जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जाति पंचायत में जैसे कि जाट प्रजापति महायज्ञ हो गया, मीणा प्रजापति महायज्ञ, इस टाइप की जो व्यवस्थाएं थी वो वाले, मतलब, है ना, जो पूरा एक संस्था बनाई और उस संस्थागत तरीके से काम हुआ। तो देखो, है ना, राजस्थान में किसान आंदोलनों की एक अन्य विशेषता यह थी कि इनका आधार जातिगत रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन में जहाँ धाकड़ जाति की भूमिका रही, सीकर शेखावटी किसान आंदोलनों में जहाँ जाट जाति का वर्चस्व रहा, मेवाड़ सिरोही क्षेत्रों में जो है वो भील गरासियाओं ने आंदोलन किए। अलवर भरतपुर वाले रीजन में देखोगे मेव और गुजरों की ज़्यादा भूमिका रही। आंदोलनों को सुनियोजित रूप से संचालित करने का श्रेय जाति पंचायतों को जाता है, जाति संगठनों को जाता है। भील गरासियों में एकी, जाटों में प्रजापति जैसे महायज्ञ संगठन बने, वो संगठन भी इन्हीं के ही आधार थे, मतलब। तो हमारा एक बहुत अच्छा सा आंसर हो सकता है अगर हम इमेजिन करेंगे सभी आंदोलनों को, तो वहाँ जातियों का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है, मतलब एक जाति डोमिनेंट रही है और उनका संगठन बने हैं, उसी के बेसिस पर जो है वो आंदोलन संचालित हुआ है ना। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों के कारणों की विवेचना कीजिए। देखो, जनजातियों के आंदोलनों के कई कारण रहे हैं। उन कारणों में जो मुख्य कारण थे वो थे जल, जंगल और ज़मीन। मतलब आप इसको इमेजिन करके आप सब कुछ जो है वो लिख सकते हो, जल, जंगल और ज़मीन। जनजातियों के लिए हम उनके जंगल पे अगर कहीं पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करते हैं तो वो समस्या क्रिएट होगी। मतलब उनकी ज़मीन जहाँ वो खेती कर रहे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, अपना कल्चर मतलब उनका एक महत्वपूर्ण है। उन कल्चर की वजह से जो है हम उन्हें अगर किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे या हम उन्हें थोड़ा मॉडर्न बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं सशंकित वो रहते हैं इस चीज़ में कि उनका कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कई कारणों को आप जो वो पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। जैसे अंग्रेज़ों के साथ में जब 1818 की संधियाँ हुई तो उन संधियों के बाद में जो है वो जातियों की स्थिति, जनजातियों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती चली गई। नई प्रशासनिक व्यवस्था उनके शोषणकारी व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई। जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में लगातार हस्तक्षेप किया जाने लगा। डायन प्रथा और भी जो प्रथाएं जनजातियों में चलती थी उनको बंद करने की कोशिश की गई। उन्हें लगता था कि शायद वो उनको ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने विरोध किया। जनजातियों से सामंतों और राजाओं के द्वारा जो है वो लगातार बेगार ली जाने लगी। 1818 के संधियों के बाद में अंग्रेज़ों की स्थिति, सामंतों की और राजाओं की स्थिति जो है वो थोड़ी अलग हो गई। राजा अंग्रेज़ों पे डिपेंड हो गए और सामंतों के साथ में उनके रिलेशंस बिगड़ गए, तो किसी को किसी की परवाह नहीं थी। ऐसे में जनजातियों ने, हमने पिछले वाले वीडियो में भी इसी तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है, आप उसको ज़रूर देखना। तो इस तरीके से जो है वो जनजातियों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड ने भील गमेतियों यानी कि मुखियाओं के द्वारा लिया जाने वाला जो बोलाई कर होता था, जो वो राजमार्गों से वसूल करते थे, और रखवाली कर होता था जो गाँव की सुरक्षा के लिए लिए जाते थे, वो कर्नल जेम्स टोड ने ख़त्म कर दिए। राजाओं ने सुरक्षा के अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिए थे, अतः सेनाएं भंग हो गई और इसमें भील सैनिक बेरोजगार हो गए थे, तो उन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। नई आबकारी नीतियां आई,
जिनसे भीलों को महुआ की शराब बनाने पर रोक लगा दी गई। 1881 की गणना हुई। उस समय भी भीलों में व्यापक असंतोष उभरा, क्योंकि युवाओं को विशेष रूप से अफगान युद्ध में भेजा जाने लगा था। मतलब जनजातियों के वन अधिकारों को खत्म कर दिया गया। अफीम, तंबाकू और नमक पर कर बढ़ा दिए गए। इसके अलावा जनजातियों की जो परंपरागत कृषि होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो अपने यहाँ पे है, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक परंपराएं, बेगार या भोलाई और रखवाली कर हो गए, या सुरक्षा के जो अधिकार जब राजाओं ने अपने आप के अंग्रेज़ों को सौंप दिए तो सैनिक बेरोजगार हो गए। नई आबकारी नीतियाँ, नए कानून व्यवस्थाएं, उनकी वजह से आंदोलन होता है। इसके बाद आते हैं जमनालाल बजाज के राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान को जो है वो स्पष्ट करना अपने को, कि जमनालाल बजाज का क्या योगदान रहा अपने नेशनल मूवमेंट्स में। हालांकि जमनालाल बजाज के बारे में जब आप लिखो तो आप राजस्थान वाले पॉइंट सारे लिख सकते हो, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप नेशनल सोच के और ये सोचो कि यार नेशनल का तो मुझे पता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मतलब, है ना, आप ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान वाले पॉइंट्स ही लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो देखो, इनका जन्म सीकर में हुआ, काशी के पास में। 1906 की ईस्वी में जो है वो स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। 1920 में जो है वो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी शामिल होते हैं, और असहयोग का प्रस्ताव पारित होने पर जो है वे इन्होंने जो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी विरोध स्वरूप जो है वो राय बहादुर की पदवी इन्होंने त्याग दी थी। मतलब इसके बाद इन्होंने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी की, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का व्यापक प्रचार किया, और इसमें इन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना भी की। इन्होंने हिंदी पत्र पत्रिकाएं जैसे नवजीवन है, कर्मवीर है, प्रताप है, राजस्थान केसरी है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मतलब क्योंकि ये पत्र पत्रिकाएं नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा कारण बन रही थी जन जागृति का। तो इनके विचार थे, क्रांतिकारियों के जो विचार थे इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे, जिनमें राजस्थान केसरी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाली जाती थी, इसको इन्होंने सपोर्ट किया। बिजोलिया के किसानों और मेवाड़ महाराणा के मध्य समझौता कराने का प्रयास भी इन्होंने किया। आपने बिजोलिया किसान मूवमेंट का तीसरा चरण अगर आप पढ़े होंगे तो उस तीसरे चरण की खासियत ये थी कि उसमें जमनालाल बजाज को लीडरशिप दी जाती है, जिन्होंने फिर हरिभाऊ उपाध्याय को अपॉइंट किया था ताकि वो उस आंदोलन को संभाले। मतलब ब्यावर में जब मील मजदूरों का आंदोलन हो रहा था उसमें इन्होंने हड़ताल किया और हड़ताल के माध्यम से समझौता करवाया। प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। कपूरचंद पाटनी के बाद में इन्होंने ही लीडरशिप संभाली थी मतलब उसकी, और 1938 से 42 तक इसके अध्यक्ष भी रहे। इनकी पत्नी जानकी देवी बजाज जो थी वो भी विशेष रूप से प्रजामंडल की अध्यक्ष रहती है। इन्होंने चरखा संघ स्थापित किया और स्वाभिमान की भावना से लोगों को जो है वो उस चरखे संघ से जोड़े और व्यापक लेवल पर एक खादी मूवमेंट चलाया। मतलब तो ये सब चीज़ें जो है वो जमनालाल बजाज की हम लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पूरे नेशनल मूवमेंट्स को याद करोगे, कुछ फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जैसे राष्ट्रीय प्रचार समिति हो गई, चरखा संघ हो गया, कुछ अखबारों के फैक्ट्स डाल दो, कुछ मूवमेंट्स के फैक्ट डाल दो, तो बहुत कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो संगठन है जैसे महिला मारवाड़ी शिक्षा मंडल है, गौ सेवा है, नई तालीम है, ग्रामोद्योग है, महिला हरिजन सेवा, गांधी सेवा संघ, खादी, महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा, सत्याग्रह आश्रम, ग्राम सेवा जैसे कई सारे महत्वपूर्ण काम जो है ये करते हैं। अगला आता है स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत समाचार पत्रों की भूमिका को बताना आपने को। किस तरीके से समाचार पत्र किसी भी क्षेत्र में, हम लोकतंत्र का फोर्थ पिलर क्यों बोलते हैं मीडिया को, क्योंकि जनता की भाषा, लीडर्स की भाषा, इन सब को जो है वो एक निष्पक्ष तरीके से जो है वो समाचार पत्र बताने की कोशिश करते हैं। आज मीडिया का रोल बदल गया है, काफ़ी कुछ जो है वो मीडिया अनावश्यक चीज़ें, बायस्ड चीज़ें ये दिखाने लगा है। लेकिन उस दौरान जो समाचार पत्र होते थे वो क्रांतिकारियों की तरफ से अगर कोई समाचार पत्र निकल रहा है तो उसमें सभी क्रांतिकारियों की भावनाएं होती थी। जनता को एक साझा शत्रु के खिलाफ उस टाइम पे भी होते थे। कुछ मीडिया ऐसा होता था जो अंग्रेज़ों की तरफ से अच्छी बातें लिखा करते थे मतलब, लेकिन इस दौरान जो है ज़्यादा मीडिया विशेष रूप से वही ज़्यादा चर्चित रहा, वही आज इतिहास में है जिसके अपने महत्वपूर्ण काम रहे हैं। मतलब उनके एग्जाम्पल्स याद रखो, है ना। तो जैसे समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रत्येक पहलू, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या कोई राजनीतिक हो, उनके प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता के भीतर राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। जब समाचार पत्र
आप नहीं देखोगे तो आप देश दुनिया से कटे हुए रहोगे। ठीक इसी तरीके से जो है पहले के लोगों को पता नहीं होता था कि एक्चुअली स्थितियाँ क्या है, इन्हीं समाचार पत्रों ने उनको बढ़ाने का काम किया। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, 1897 से बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ, चलता रहा। 1916 तक उनको कोई पूछने वाला नहीं था, वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। आप देखो कितने साल, लगभग 20 साल मूवमेंट जो है वो ऐसे ही चला। लेकिन जैसे ही विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान मूवमेंट से जुड़ते हैं तो प्रताप समाचार पत्र में इसकी खबरें प्रकाशित होने लगी, जो कानपुर से प्रकाशित हो रहा था। तो इसको एक नेशनल इशू बना दिया गया, मतलब प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंह पथिक के अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने इस बिजोलिया किसान मूवमेंट की खबरों का भारत के लेवल पर प्रसारित कर दिया। राजस्थान सेवा संघ ने कई सारे अखबार निकाले, जिनमें नवीन राजस्थान, वही तरुण राजस्थान या राजस्थान केसरी, एक ही चीज़ है, नाम बदलते गए। है ये समाचार पत्र निकाला जिसने बेंगू, बिचौलिया, भील आंदोलन, इन खबरों को, नीमू चढ़ा हत्याकांड, इन सब चीज़ों के बारे में व्यापक लेख लिखे। मतलब सामंतवाद की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जो है नागरिक अधिकार, गरिमा के रक्षार्थ साहसी पत्रकारों को द्वारा इनकी अगुवाई की गई, इन समाचार पत्रों की, इनकी, क्योंकि पत्रकार वो थे जो क्रांतिकारी थे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है वो अन्यायपूर्ण नीतियों को उसमें लिखा करते थे। आपके अधिकार क्या हैं, सामाजिक राजनीतिक अधिकार क्या हैं। हरिभाऊ उपाध्याय का त्याग भूमि समाचार पत्र गांधीवादी विचारों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा समाज में अशिक्षा, अंधविश्वास और कई भेदभावपूर्ण कुरीतियाँ चल रही थी। इनको मिटाने के लिए कई सारे लोग जो थे उन्होंने व्यंग्यात्मक लेख लिखे। मतलब उन लेखों के माध्यम से जो है, जैसे बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप करके, है ना, आपने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक राजमोहन्स वाइफ करके एक नाटक हुआ करता था जो अखबारों में ही प्रकाशित होता था। जैसे आनंद मठ की जब आप बात करते हो तो आनंद मठ भी पहले अखबार में आता था, है ना, फिर उसको कंपाइल करके फिर आनंद मठ के रूप में तैयार किया गया, पर वो अखबार में जैसे संपादकीय लेख आते हैं वैसे आते थे। तो उस राजमोहन वाइफ में समाज में चल रही कुरीतियाँ जो थी, उन कुरीतियों को किसी एक कैरेक्टर बनाया राजमोहन की वाइफ का, और फिर उसके जरिए जो है वो सारी कुरीतियों के बारे में बताया गया। तो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समाज सीख जाता है, मतलब कि किस तरीके से जो है वो हमारे भीतर कुरीतियाँ है और हम उसे कैसे सुधार कर सकते हैं, मतलब सोसाइटी में कैसे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। फिर और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, नवजीवन, दैनिक नवज्योति, जयपुर समाचार जैसे कई समाचार पत्रों ने रियासतों से संबंधित समस्याओं को राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर बताया, मतलब उसको उजागर करने का काम किया। मारवाड़ी बंधु, राजस्थान केसरी, राजस्थान संदेश, यंग राजस्थान, जन्मभूमि, लोकवाणी, रियासत ग्राम, जय हिंद, प्रजा सेवक, कई सारे ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों को लोकप्रिय बना दिया, जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं से अवगत कराया, शिक्षा के विकास और समाज में जो भी कुरीतियाँ चल रही थी उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है वो एक रिवोल्यूशनरी काम इन अखबारों के माध्यम से होता है, ठीक है। और आगे राष्ट्रीय आंदोलनों को इन फैलाने में मदद मिलती है इन अखबारों से। दूसरा आता है बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। देखो एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये बन सकता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में महिलाओं की भूमिका को लेके मतलब एक बड़ा क्वेश्चन 100 वर्ड का जो है वो ये भी बन सकता है कि राजस्थान में आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बिजोलिया किसान मूवमेंट का भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन में स्त्रियों का योगदान भी विलक्षण था। उनका नेतृत्व तो श्री रामनारायण चौधरी की पत्नी श्रीमती अंजना देवी जो थी वो कर रही थी, मतलब कि विशेष रूप से अंजना देवी का रोल था। लेकिन उनकी सहायिका जो थी वो माणिक्यलाल वर्मा की माता, जिन्हें माजी कहा करते थे सभी, और उनकी पत्नी नारायणी देवी जो थी वो थी, मतलब, है ना। तो 3 महिलाएं तो आपको वैसे नॉर्मल ध्यान रखना है, मतलब कि बिजोलिया किसान आंदोलनों में रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी और माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और माता दोनों इन्वॉल्व थी। मतलब इन महिलाओं ने विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन खेड़े, बेंगू और आंतड़ी नाम की जो जगह थी बूंदी में, उन क्षेत्रों में प्रदर्शन किए, मतलब बूंदी के भीलवाड़ा वाले और बूंदी वाले इलाकों में, मतलब, है ना। तो ये मुख्य रीजन हुआ करते थे, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बूंदी का लगता हुआ क्षेत्र, यही मुख्य रूप से बिजोलिया का इलाका था। तिलस्वा तीर्थ पर जो है वो अंजना देवी की अध्यक्षता में एक बड़ा सम्मेलन होता है, 500 महिलाएं जो है वो इसमें शामिल होती है। तो वो आपको याद है, जैसे कटराथल में किशोरी देवी ने जो नेतृत्व किया था, मतलब ठीक इसी तरीके से जो है वो अंजना देवी ने यहाँ पर नेतृत्व किया, ठीक है। इसके अलावा बरड़ प्रगने में स्त्रियों ने रियासत के महाराजा की रिश्वतखोरी के खिलाफ सभा बुलाई।
रमा देवी जो जयपुर से थी, उन्होंने बिजोलिया में एक ओजस्वी भाषण दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरीके से कई सारी महिलाएं इस यहाँ पर गिरफ्तार हुई थी बिजोलिया किसान मूवमेंट में 1931 के आसपास। तो ये क्वेश्चंस जो है वो, और इवन रमा देवी ने तो स्टेटमेंट भी था कि जब तक किसानों की बातें नहीं मानी जाएगी, जब तक इनके अधिकारों के लिए सरकार के द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक मैं यहाँ बिजोलिया आती रहूँगी, चाहे मुझे कितनी बार गिरफ्तार कर लिया जाए। तो बिजोलिया में महिलाओं के नाम जब भी लिखो तो ये 4 नाम आपके सामने होने चाहिए। अंजना देवी, माणिक्यलाल वर्मा की माता जी, माजी जिन्हें सब कहते थे, और नारायणी देवी, इसके अलावा रमा देवी, है ना। और बाकी फिर आप अपनी तरफ से महिलाएं क्या क्या कर सकती है, एक ये ज़रूर मूवमेंट आप मेंशन कर सकते हो, अंजना देवी का तिलस्वा का बड़ा एक घटना हुई थी, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में सामाजिक राजनीतिक जागृति लाने में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की भूमिका बताइए। देखो, अपने सीधा सीधा टॉपिक है कि राजस्थान में राजनीतिक जागृति, कई सारे कारण आपको पढ़ने हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम आगे उसके डिस्कस भी करेंगे, आगे एक बड़ा क्वेश्चन भी मैंने इस पे दिया है आपके, तो वो ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट, आर्य समाज ने सुदृढ़ वैदिक आधार पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का सूत्रपात किया था। देश में आपको पता है कि 1875 में जो है वो बॉम्बे में, फिर लाहौर में इस तरीके से आर्य समाज की स्थापना हुई। इसके पहले भी और इसके बाद भी स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो राजस्थान में 2 बार आए थे। एक बार करौली भरतपुर वाले रीजन में आए, फिर दूसरी बार, जब पहली बार आए थे तब वो अजमेर और इन क्षेत्रों में गए, और दूसरी बार जब वो गए तो अजमेर, जोधपुर, इन रीजन्स में आए। फिर वो उन्हीं की यहीं पर डेथ हो गई थी, मतलब क्योंकि आपको पता होगा कि जोधपुर के महाराजा की जो प्रेमिका हुआ करती थी, जो दासी हुआ करती थी, उन्होंने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया, तो उनकी डेथ हो गई। और अजमेर में उनका निर्वाण जो है वो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो इस दौरान दयानंद सरस्वती के प्रयासों से सभी राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे उस टाइम पे, या जो लीडर्स थे, वो प्रभावित हुए। उन्हें राजस्थान में अलग अलग लेवल पर उन्होंने शाखाएं खोली और उसके माध्यम से इनके विचारों को प्रसारित करने का काम किया। इनके मुख्य विचार आपको पता होगा, आपने नेशनल मूवमेंट पढ़े होंगे या समाज सुधार आंदोलन पढ़े होंगे, उस दौरान स्वाभिमान, स्वदेशी, स्वभाषा, है ना, उन चीज़ों पर विशेष बल देते थे। ये वेदों की ओर लौटो इनका मुख्य नारा हुआ करता था। तो 1883 फरवरी मंथ की बात है, इन्होंने उदयपुर में आने में, तो ये 1882 में आ गए थे, और इन्होंने उदयपुर में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। उसी के प्रयासों से बाद में जो है वो ये परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। वैदिक यंत्रालय जो है वो अजमेर में स्थापित होता है, वैदिक छापाखाना, और उसके जरिए कई समाचार पत्र निकाले जाते हैं। तो इन्हीं के सानिध्य में परोपकारिणी सभा और प्रतिनिधि सभा की स्थापना होती है। राजा, महाराजा, सामंत, अमीर, गरीब, जितने भी लोग थे वो स्वामी जी के प्रवचनों से प्रभावित होते थे। दयानंद सरस्वती ने स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर विशेष जोर दिया। इन्होंने, आर्य समाज ने राजस्थान में स्वतंत्र विचारों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। हिंदी भाषा, वैदिक धर्म, स्वदेशी, स्वाभिमान वगैरह, इन सब चीज़ों पर जो है वो इन्होंने बल दिया। समाज में कुरीतियों का विरोध किया, ठीक है। स्वामी जी की मृत्यु 1883 में हो गई थी। परोपकारिणी सभा और प्रतिनिधि सभा के माध्यम से आर्य समाज के कार्यकर्ता जो है वो इनके द्वारा चलाए गए जो भी मूवमेंट्स थे, उन मूवमेंट्स को आगे गति देने का काम करते रहे। अजमेर के हरविलास शारदा, चांदकरण शारदा, डूंगरपुर के गोविंद गिरी, जो अपने गुरु मानते थे इनको, है ना, वो सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महत्वपूर्ण काम करते हैं। मतलब आर्य समाज ने सर्वत्र खादी प्रचार, हरिजन उद्धार और प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार प्रसार का भी काम किया। आप और भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। राजस्थान का पहला जो समाचार पत्र था राजस्थान समाचार करके, उसको प्रकाशित करने में भी कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती साहब की भूमिका हुआ करती थी। इन्हीं के प्रयासों से राजस्थान के, मुझे याद नहीं आ रहा राइटर का, देखो उन्होंने पहली बार जो है वो समाचार पत्र का प्रकाशन किया, और वो बाद में राजस्थान का, पहले वो मासिक निकला, फिर वो दैनिक में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद में अगला 50 वर्ड का क्वेश्चन था, हालांकि 100 वर्ड भी आ सकता है, तो मैं इसका आंसर जो है वो 100 वर्ड के हिसाब से दे रहा हूँ। जब ये 50 वर्ड आए तो इसमें क्या नहीं लिखना है वो अभी मैं आपको सारा समझा दूंगा। 100 वर्ड में जब भी क्वेश्चन आए तब हमें चरण, दिनांक, शामिल क्षेत्र और पीएम कौन थे, इनके बारे में ज़रूर लिखना है। 20 वर्ड में सारे सभी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अगर ये 50 वर्ड में ही आए जैसा कि मैंने दिया था क्वेश्चन, उस हिसाब से अगर आपको, तो आप पहली लाइन आप हटा सकते हो। पहला आप लिख सकते हो कि 7 चरणों में हुआ, और 7 चरणों में जो है
वो आप विशेष रूप से ये यहाँ लिख सकते हो कि जैसे पहले वाले में तो आप अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली लिख दो, बाद वाले में आप है ना 9 रियासतें, ठिकाने इस तरीके से नाम लिख सकते हो, मतलब है ना। फिर उदयपुर जुड़ा तो ये कम हो जाएगा, है ना। इसको आप बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर आप लिख दोगे, पर ये वाला पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, संयुक्त राजस्थान से जुड़े, मतलब ये आप बताना मत, मतलब इसमें, है ना। इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स को आप हटा सकते हो, हीरालाल शास्त्री, फिर आगे कंटिन्यू उसी को नॉर्मल लिख सकते हो, है ना। इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, है ना, कम हो जाएगा, है ना। मतलब अगर आपसे 50 वर्ड में पूछा जाए तो इसको कम कर देना थोड़ा, है ना, कुछ चीज़ों की कटौती कर देना। पीएम का नाम आप अगर पहले वाले में लिखो, दूसरे वाले में नहीं भी लिखो तो चलेगा, मतलब तो शब्द बच जाएंगे अपने पास में, जगह बच जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप पूरी सारणी बना के लिखोगे तो इतना लाइंस तो नहीं रहेगी कि आप है ना पूरी लाइंस में 50 वर्ड को प्रॉपर लिख पाओ। तो आप है ना पॉइंट टू पॉइंट लिखना, पहला चरण ये यहाँ हुआ, दूसरा चरण ये यहाँ हुआ, तीसरा चरण ये यहाँ हुआ। सारणी में क्या होता है, थोड़ी जगह जाएगी, मतलब अनावश्यक। और पॉइंट्स में क्या है कि आप पूरे पॉइंट्स कोमा लगा लगा के जो है वो सभी चरणों के बारे में आराम से लिख सकते हो। तो वो थोड़ा सा आप 50 वर्ड में कर सकते हो। 100 वर्ड में जो है वो आप आराम से सारणी बना के प्रॉपर आप दिखाओ कि हाँ मैं ये पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने वाला हूँ। जैसे चरण, दिनांक, शामिल क्षेत्र और पीएम। आप लिखना चाहो तो राज प्रमुख का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स। चरण, पहला चरण, अच्छा प्रथम चरण ऐसे भी लिखने की कोशिश मत करना, पहला डायरेक्ट ही लिखो। चरण मत्स्य संघ का चरण है, मैंने ऊपर लिख दिया। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 तक 17 मार्च 1948 से। पहला चरण की अगर अपन बात करते हैं तो 17 मार्च 18 मार्च आप दोनों लिख सकते हो, यहाँ 17 मार्च ऑफिशियल है ना, 18 मार्च भी लिख सकते हो। तो 17 मार्च 1948 को पहला चरण मत्स्य संघ हुआ, जिसमें 4 रियासतें जुड़ी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। और इसमें जो पीएम बने वो शोभाराम कुमावत बने थे। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जब 20 वर्ड का क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसमें आपको कारण भी लिख देना है, ठीक है। आप राज प्रमुख का नाम भी लिख देना है, मतलब ठीक है, अगर 20 वर्ड का पूछते हैं तो। और अगर 50 वर्ड और इनमें सभी के साथ आ रहे हैं तो फिर 50 वर्ड में आए तो मत्स्य संघ के बारे में अकेला मत्स्य संघ आ सकता है 50 वर्ड में। तो इसका ये वापस से कब विलय होता है, जैसे मत्स्य संघ फिर से जुड़ जाता है तो ये 5वें चरण में जब जुड़ता है तो वो वाला आप लिख सकते हो, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, तो फिर उसमें आपको वैसे टाइप में मेंशन करना है, ठीक है। तो राजस्थान, दूसरा आता है राजस्थान संघ। इसी के कुछ दिन बाद, 7 दिन बाद जो है वो 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान की, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तो आप जानते हो तीनों नीचे की, है ना। इसके अलावा हाड़ौती वाले जैसे बूंदी, झालावाड़, कोटा और किशनगढ़ और शाहपुरा, ये रियासतें, और किशनगढ़ के पास में टोंक वाली रियासत, इनको जोड़ दिया जाता है और एक अलग संघ बनाया जाता है जिसे पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से भी जानते हैं, मतलब ठीक है। पूर्वी राजस्थान संघ बोल दो या राजस्थान संघ बोल दो, एक ही बात है। इसके जो पीएम बने वो शाहपुरा के गोकुल लाल असावा इसके पीएम बनाए गए। उस टाइम पे पीएम की पोस्ट होती थी ना, इसलिए उसे पीएम के नाम से जाना जाता था। राजस्थान संयुक्त राज्य राजस्थान करके, यूनाइटेड स्टेट राजस्थान, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 18 अप्रैल 1948 का था। क्योंकि इस दौरान हुआ ये था कि उदयपुर शामिल होने में मतलब एक तरीके से उदयपुर शामिल होने वाला था, मतलब उसने रेडी हो गया वो। अभी तक इसमें इस दौरान इस चरण में तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने तैयारी कर ली कि हाँ मुझे राजस्थान में शामिल होना है। पहले अपनी स्थिति जो है वो स्वतंत्र बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में इससे जुड़ गया। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद का गठन नहीं किया गया, मंत्रिमंडल नहीं बनाया गया था। अब जो है वो मंत्रिमंडल गठन करके उदयपुर को प्रॉपर शामिल करके उदयपुर राजस्थान संघ के, यानी कि जो राजस्थान संघ था इसके साथ में उदयपुर भी जुड़ जाता है, और यहाँ पर यहाँ के लीडर माणिक्यलाल वर्मा को जो है वो पीएम बनाया जाता है। उसके बाद में ये 1948 का साल यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर अपन 30 मार्च 1949 पे आते हैं, यानी कि 1948 के साल के 3 चरण हैं। फिर 30 मार्च 1949 पे आओ, वृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान का चरण आता है, और इसी को ही अपन राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दौरान 4 बड़े जो रियासतें होती थी, जो अपना मतलब अपने आप में इनका क्षेत्रफल भी महत्वपूर्ण था, इनका रिवेन्यू भी इंपॉर्टेंट था। एक जैसलमेर को छोड़ दें रिवेन्यू के मामले में, बाकी इनके क्षेत्रफल और रिवेन्यू के मामले में टॉप हुआ करती थी। उदयपुर अपने आप में बड़ा था ही, क्षेत्रफल में भी, रिवेन्यू में भी। यहाँ बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, ये 4 बड़ी रियासतें जुड़ती है। और अब राजस्थान का ऑलमोस्ट जो है वो एरिया कवर हो चुका होता है, कुछ क्षेत्र बच जाते हैं बस। इस दौरान हीरालाल शास्त्री को जो है वो राजस्थान का पीएम बनाया जाता है, मान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है,
खुद सरदार पटेल जो है वो इसका इनॉग्रेशन करने चौगान स्टेडियम जयपुर में आते हैं। तो ये वृहद राजस्थान का जो चरण था वो काफ़ी महत्वपूर्ण चरण था, इसीलिए इसको राजस्थान का स्थापना दिवस बताते हैं। अब हो रहा है राजस्थान में जो पहले घटनाएं हो चुकी है उनको ठीक करने का। हमने मत्स्य संघ बनाया, तो मत्स्य संघ को इसके साथ में मिलाएंगे, क्योंकि अभी मत्स्य संघ मिला नहीं था। तो संयुक्त राज्य वृहद राजस्थान, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, है ना, ये पूरा नाम है इसका। 15 मार्च 1949 के टाइम पे 15 मई, है ना, 15 मई 1949 को जो है वो इसका गठन किया जाता है, और वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को भी जोड़ दिया जाता है। सैम रहता है, हीरालाल शास्त्री पीएम रहते हैं, और बाकी जो है वो हमारे मान सिंह साहब जो है वो हमारे राज प्रमुख रहते हैं। इस तरीके से प्रॉपर व्यवस्था वही चलती रहती है। फिर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस दिन संयुक्त राजस्थान, अब देखो यहाँ संयुक्त राजस्थान है और ऊपर संयुक्त राज्य राजस्थान है, दोनों अलग है। ये यूनाइटेड राजस्थान है, ठीक है, और ये यूनाइटेड स्टेट राजस्थान है। तो इसको थोड़ा फोकस करना, 20 वर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस जैसे पिछली बार मैंने दिया था तो कन्फ्यूजन हुआ कई लोगों को, पर यहाँ ध्यान रखना है। तो 26/1/1950 को जो है वो इसका गठन होता है। इसमें सिरोही का विलय कर दिया जाता है, मतलब सिरोही के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी सिरोही को इसमें विलय कर देते हैं। कुछ इलाके भी वो सरदार पटेल साहब गुजरात में शामिल करने वाले थे, मतलब कर लिए थे, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए, जैसे आबू रोड हो गया, इसके अलावा जो है वो पिंडवाड़ा वाला इलाका हो गया, है ना, वो वाला, मतलब आबू रोड मेन क्षेत्र था, क्योंकि आबू एक टूरिस्ट प्लेस था और उसको गुजरात में शामिल रखना चाहते थे, तो इस वजह से। लेकिन राजस्थानियों ने विरोध किया, और उसके प्रयासों से हमारे राजस्थान के लीडर्स के, विशेष रूप से हीरालाल शास्त्री जी हैं, गोकुल भाई भट्ट हैं, उनके प्रयासों से जो है वो इसे राजस्थान में आने वाले टाइम पे फिर शामिल कर लेते हैं। तो अब राजस्थान का ये मुद्दा जो है वो नेशनल पे हो चुका था। इसको 1952 का जो फजल अली आयोग बना था, उस फजल अली आयोग को सौंप दिया गया था सिरोही वाले इशू को। तो फजल अली आयोग ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, जिसके बेसिस पर भारत की सभी जो राज्य थे उनको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया था, मतलब उनकी रिकमेंडेशंस 1 नवंबर 1952 को लागू हुई थी। उस दौरान कई राज्य नए बने, कहीं की स्टेटस ख़त्म कर दिया, कहीं पे विधानसभाएं ख़त्म हो गई, कहीं पर यूनियन टेरिटरीज़ बन गई, कहीं यूनियन टेरिटरीज़ थी तो वो हट गई। इस तरीके से बहुत कुछ हुआ। अपने राजस्थान में भी जैसे अजमेर जो था वो अपने आप में उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस था 1 नवंबर 1956 तक, लेकिन अब अजमेर जो है वो शामिल हो जाता है। ये गे कैटेगरी में, पहले क्या होता था कि अपने ABCD करके जो है वो कैटेगरीज बनी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब ये सब खत्म हो गई। जैसे इसमें राजस्थान तो B कैटेगरी में था, लेकिन अजमेर C कैटेगरी में आता था, तो ये सब खत्म हो गई। तो गे कैटेगरी स्टेट अजमेर शामिल हो गया, आबू रोड का इलाका हो गया, सिरोही रियासत का जो पहले बम्बई में जुड़ा हुआ कुछ इलाका था वो भी इसमें शामिल हो गया। हमारा एक क्षेत्र था सिरोंज करके, जो टोंक रियासत का हिस्सा था, मतलब टोंक रियासत 3 क्षेत्रों से मिलकर बनी थी, एक रामपुरा, एक निम्बाहेड़ा और एक सिरोंज, ठीक है। ये सिरोंज MP की उसमें पड़ता था टेरिटरी में, निम्बाहेड़ा तो अपने है ही मतलब चित्तौड़ का इलाका, और रामपुरा जो है वो खुद टोंक वाला ही इलाका था। फिर जब इनको मर्ज किया तो ये टोंक बन गया पूरा, तो ये अलग अलग लेवल पर थे। फिर जब टोंक शामिल हो ही गया था सेकंड चरण में, तो अब सिरोंज वाला इलाका भी शामिल हो गया, लेकिन चारों तरफ MP फैला हुआ है। तो अब इसको कैसे डील करें, तो सिरोंज हमने MP को दे दिया और उसका सुनेल टप्पा हमने ले लिया, जिसे झालावाड़ में शामिल कर लिया था। इस तरीके से जो है वो हमारे रियासतों का कंप्लीट एकीकरण होता है 1 नवंबर 1956 को। अब राज प्रमुख का पद खत्म हो गया, अब अपने यहाँ गवर्नर का पद आ चुका था। पहली बार गुरमुख निहाल सिंह जो है वो हमारे गवर्नर बने, और हीरालाल शास्त्री जी अब 1951 में जा चुके थे। तो 1952 में फिर वो जयनारायण व्यास, और आपको पता है CS वेंकटाचार्य साहब और ये सब अपने CM बने थे। 1952 से प्रॉपर हमारे चुनाव हुए, फिर टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित, फिर जयनारायण व्यास आए, फिर मोहनलाल सुखाड़िया आ गए थे। तो इस टाइम पे, इस चरण में मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो हमारे राजस्थान के CM हुआ करते थे, और गवर्नर के रूप में गुरमुख निहाल सिंह आ चुके थे। राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया था। तो ये फाइनल चरण था जिसे हम पुनर्गठित राजस्थान का नाम देते हैं। ऐसे करके हमारे रियासतों के 7 चरण जो है वो एकीकरण के कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में आता है 100 वर्ड के। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, समीक्षा यानी कि रिव्यू, इसका मतलब है कि आंदोलनों का कारण क्या था,
कुछ आंदोलन हुए तो उनके फैक्ट्स, और इन आंदोलनों का प्रभाव क्या रहा, मतलब, है ना, क्योंकि समीक्षा में हमें इन पॉइंट्स पर फोकस करना है। मतलब कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन की हमें समीक्षा करने के लिए अगर दिया जाए तो उसी तरीके से करना है। शुरुआत में जब अपन बात करें तो राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गठबंधन का प्रतिरोध सबसे पहली बार मेर, मीणा और भीलों ने किया। फिर उसके बाद में किसानों ने प्रदर्शन किए और फिर बाद में किसान मूवमेंट चलते। तो अपने अगर अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 19वीं सदी जहाँ अपने किसान जनजातीय मूवमेंट की रही, मतलब, है ना, वहीं 20वीं सदी जो थी वो राजस्थान में किसान मूवमेंट्स की रही। तो ये बात ठीक है ना, कि 20वीं सदी में तो अपने किसान मूवमेंट रहे, लेकिन 19वीं सदी में जनजातियों के मूवमेंट्स ज़्यादा रहे थे, मतलब किसानों के मूवमेंट नहीं हुए थे। ठीक है, और उसके कारण आप आराम से लिख सकते हो, जनजातियों ने ही शुरुआत की थी, मतलब किसानों की, क्योंकि जैसे जैसे सामंतों की स्थिति बिगड़ती गई किसानों की स्थिति खराब होती चली गई। अभी किसान संगठित नहीं थे, लेकिन जनजातियाँ जो थी वो अपने अधिकारों के लिए पहले एकजुट हो जाती है ना। जनजातियाँ जनरली संगठित तरीके से ही रहती है ना। तो उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन, और भारत में भी इसी तरीके से देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में, भारत में भी सेम वे है ना। अब इनके मुख्य कारण थे नई प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप, बेगार, बोलाई कर, रखवाली कर इनकी समाप्ति जो अपन ऊपर पड़े, बेरोजगारी, नए राजस्व, वन और कृषि कानून, परंपरागत कृषि व्यवस्थाओं को इनको नष्ट कर देना, ये सब थे। इन्हीं कारणों से व्यापक विद्रोह होते हैं, जिनमें सबसे पहले मेर विद्रोह होता है 1818 से 24 तक का। अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र था, मेरवाड़ा वाला इलाका जिसे अपन बात करते हैं, अजमेर मेरवाड़ा एक पूरा नाम आता है, तो इस मेरवाड़ा पर किसी का भी नियंत्रण नहीं हो पाया था। अभी मुग़ल भी आए थे, उससे पहले सल्तनत भी थी, उससे पहले और भी थे, राजाओं के साथ में संधियाँ खूब ने की, लेकिन प्रॉपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे इस क्षेत्र पर, क्योंकि ये क्षेत्र कई रियासतों के बीच का इलाका था। मेवाड़ थी, यहाँ मैन अजमेर रियासत थी, इसके अलावा यहाँ मारवाड़ रियासत थी। तो इस पर एक हम कह सकते हैं कि एक संक्रमण जोन था ये। और फिर अरावली का इलाका है, दुर्गम इलाका है। अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्लान किया, क्योंकि ये ब्यावर के पास पड़ता था, तो मेरों को कंट्रोल करना जरूरी था। तो मेरों पर राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब मेरों पर नियंत्रण करने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने, जिससे मेरों में विद्रोह हुआ। उन्होंने अंग्रेज़ों की जो मेन जो इलाके होते थे, जहाँ ये अपना शस्त्रागार वगैरह रखते थे, जहाँ ये व्यवस्थाएं करते थे, उनको लूट लिया। मतलब उनके झोंपड़ियों को जला देते थे। इसके अलावा जो है वो उनके बटालियंस होती थी तो उनको ख़त्म कर देते थे। तो विशेष रूप से इनको दबाने के लिए इन्होंने एक मेर रेजिमेंट बनाई 1822 में। और 1822 की ही घटना है, झाक गांव में एक हत्याकांड होता है, जिस पे मेरों पे व्यापक स्तर पर अंग्रेज़ों ने जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की, एक दमनकारी नीति अपनाई। तो झाक गांव हत्याकांड के बारे में अपने को लिखना है। तो मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक और भयानक था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की सेना की तीनों बटालियन, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं, इन सब ने मेरों पर आक्रमण किया। झाक गांव में हत्याकांड हुआ, मेर विद्रोह का दमन हो गया, फिर मेर रेजिमेंट बना दी। ठीक है। दूसरा आता है भील विद्रोह। 18 कारण वही हैं। 1818 में क्यों हो रहे हैं आप देखो ये, क्योंकि जैसे ही सहायक संधियाँ होती हैं उसी के कारणों की वजह से जो ये विद्रोह शुरू हो जाते हैं। तो वही 1818 के पश्चात इनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने विद्रोह के लिए बाध्य कर दिया। भील दमन नीति, देशी सेनाओं को भंग कर देना, ये सब कारण थे। रखवाली, बोलाई वगैरह आप कारण लिख दो। फिर इससे जो है वो आसपास के सभी, जैसे उदयपुर में कालीवास भील विद्रोह हुआ, गुजरात में हुआ भील विद्रोह, ऐसे जगह जगहों पर भील, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, गुजरात के पोसीना, बारापाल, खेरवाड़ा, इन जगहों पर व्यापक विद्रोह होते हैं। और 81 तक जाके जो है ये भील विद्रोह कंट्रोल कर लिए जाते हैं। ठीक है। फिर मीणा विद्रोह, ये 1851 से 60 तक होते हैं। जहाजपुर जो मेवाड़ भीलवाड़ा वाला क्षेत्र था, उस पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ नीतियाँ अपनाई। रघुनाथ सिंह को जैसे यहाँ पर हकीम लगाया था, तो उसने अनावश्यक जो है वो राजस्व कलेक्शन का काम करना शुरू कर दिया। और जबरन जो शोषणकारी नीतियाँ जो रघुनाथ सिंह की थी, उसके विरोध में मीणाओं ने विद्रोह किया था। तो अंग्रेज़ों ने मीणाओं पर कंट्रोल करने के लिए देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन का गठन किया। बाद में फिर मीणाओं को आपराधिक जनजाति अधिनियम में शामिल किया 1924 में। 30 में जरायम पेशा अधिनियम में शामिल किया। इसके विरोध में जो है वो मीणाओं ने नीम का थाना और बागावास जयपुर में कई सम्मेलन किए, और फाइनली फिर ये ख़त्म होते हैं कानून। उसके बाद में अपन बात करते हैं भगत बील का। भगत बील आंदोलन 1883 से 1913 तक चलता है। इसमें गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन हुए थे
यहाँ गोविंद गुरु ने आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति के साथ साथ राजनीतिक जागृति का भी काम किया। और बाद में जब इस व्यवस्था से सशंकित होने लगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, अपने को 100 वर्ड के हिसाब से मैं आंसर कर रहा हूँ ना, तो जब सशंकित होने लगे तो फिर मानगढ़ हत्याकांड हुआ 1913 का, 17 नवंबर 1913 का हत्याकांड है ना। फिर ये दमन हो जाता है इसका, और आगे फिर गोविंद गुरु ने भी आत्मसमर्पण कर देते हैं, उस तरीके से चलता है। फिर एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था, असहयोग आंदोलन और बिजोलिया किसान मूवमेंट से प्रभावित था। हमने पहले भी पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो भील और गरासियाँ जनजातियों के साथ में मिलके मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 21 मांगें इसकी चर्चित रही थी, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। अगर आप देखोगे इसकी समीक्षा में, तो इन आंदोलनों से आदिवासी समुदाय में आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक पिछड़ेपन का सामना किया, जिसके कारण जनजातीय समुदाय को भूमि हस्तांतरण मतलब कि मेवाड़ के भील, जाजपुर के मीणा, इनको कहीं ना कहीं जो है वो इधर उधर शिफ्ट होना पड़ा, या इनको ज़मीन मिली, मतलब है ना, इधर उधर। एक तो ये, दूसरा जबरन पलायन, जैसे मेर जनजाति पलायन कर गई, गिरफ्तारियां हुई, हिंसा हुई, हिरासत का सामना करना पड़ा जनजातियों को। इसके साथ साथ जो है ये तो चलो नेगेटिव हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जनजातियों में अधिकारों, अपने कुछ सामाजिक सुधार भी हुए, स्वायत्तता भी उनके भीतर जो है वो डेवलप हुई, क्योंकि गोविंद गुरु ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर बल दिया था विशेष रूप से। मोतीलाल तेजावत ने आर्थिक विकास पर बल दिया जनजातियों के। तो ऐसे में जनजातियों को इसके भी फायदे मिलते हैं, जागरूकता पैदा होती है, और आने वाले जितने भी और संघर्ष थे उनके लिए एक जागरूकता का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखो, राजस्थान में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, महिलाओं की भूमिका और भी कुछ, मतलब किसी भूमिका पर्टिकुलर कोई भी चीज़ की भारत में आ जाए, तो आपको इमेजिन करना है लगभग 1857 के आसपास से स्वतंत्रता संग्राम शुरू होते हैं हमारे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद से ही स्वतंत्रता संग्राम प्रॉपरली चलते हैं। 1857 से लेकर प्रजामंडल मूवमेंट तक संग्राम चलते हैं, 1947 तक। इन सभी संग्रामों में अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पर महिलाओं ने अपना योगदान दिया, कहीं एक है, किसी में दो है, बीच में कहीं वो आते हैं, जैसे जनजातीय मूवमेंट है, 1857 की क्रांति है, किसान मूवमेंट है, ठीक है, प्रजामंडल मूवमेंट है, ऐसे इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स भी चलते हैं जो नेशनल लेवल के मूवमेंट्स के साथ में कनेक्टेड थे। इन सब में कहाँ कहाँ पर महिलाएं जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, उन सबको लिस्ट करो, और लिस्ट करने के बाद में उनको फिर शब्दों में अपने लाइंस में पिरोना शुरू कर दो। तो जैसे राजस्थान में, अब जैसे मैंने लिखा है जो कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना और नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन चले, तो महिलाएं भी इसमें कूद पड़ी, ये इंट्रोडक्शन के रूप में। 1857 की क्रांति से मनोहर थाना जो झालावाड़ का क्षेत्र है, वहाँ अवंतीबाई लोधी ने इसकी शुरुआत करते हैं। अवंतीबाई लोधी ठीक वैसे ही हैं जैसे कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो आज़ादी तक निरंतर पुरुषों से कंधा मिलाकर सत्याग्रह संग्राम में महिलाओं ने भाग लिया। 1857 की क्रांति में टोंक में महिलाओं ने क्रांतिकारियों को पूरा सहयोग दिया, और इसकी जानकारी हमें टोंक का जो 4 बैंत करके नाट्य था, उस नाट्य से भी अपने को इसकी जानकारी प्राप्त होती है। देश में कांग्रेस की स्थापना के बाद में अजमेर में और जोधपुर में महिलाओं के नेतृत्व में रैलियाँ, जागरूकता अभियान, ये सब चलते हैं। 1930 के नमक सत्याग्रह में महिलाओं में राजनीतिक जागृति आने लगी, महिलाएं खुलकर जो है वो आंदोलनों में पार्टिसिपेट करने लगी, क्योंकि गांधी जी शुरुआत में महिलाओं को आंदोलनों से नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो गांधी जी के मूवमेंट से महिलाएं जुड़ने लगी व्यापक स्तर पर। ठीक है, और फिर उसके बाद में खुलकर जो है वो महिलाओं के मुद्दे सामने आने लगे, महिलाओं के ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस। हालांकि गांधी जी शुरुआत में जो थे वो ये थे कि वो किसी को भी ऐसे नहीं चाह रहे थे जोड़ना, ऐसा नहीं है गांधी जी महिलाओं के समर्थक नहीं थे। शुरुआत में वो बस प्रशिक्षण पर बल दे रहे थे, सत्याग्रह की ट्रेनिंग वगैरह, तो धीरे धीरे महिलाएं जुड़ती रही। उनसे पहले जितने क्रांतिकारी थे उन्होंने महिलाओं को साथ लेकर जो है वो काम नहीं किया, लेकिन अब गांधी जी के बाद में जो है वो धीरे धीरे महिलाएं राजनीतिक मूवमेंट्स में जुड़ने लगी थी। एक नाम आता है अजमेर की प्रकाशवती सिन्हा का। जानकी देवी जो विशेष रूप से विजय सिंह पथिक की पत्नी थी, इन्होंने बेंगू और बिजोलिया क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने का काम किया विजय सिंह पथिक के साथ में। अंजना देवी चौधरी, इन्होंने विशेष रूप से जो है वो समाज सुधार के काम किए, बिजोलिया में विशाल महिला सम्मेलन किया, जैसे ही अपन बात कर रहे थे पहले, और राजस्थान में गिरफ्तार पहली महिला के रूप में जानी जाती है। रमा देवी, जिन्होंने बिजोलिया में ओजस्वी भाषण दिया और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
रतन शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई है, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, और इन्होंने मतलब विशेष रूप से जो जैसे शांतिबाई शिक्षा कुटीर वगैरह और ये बना के महिला जागरूकता का काम करना शुरू किया। राजस्थान में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली महिला रतन शास्त्री थी। जमुना देवी बजाज जो थी वो विशेष रूप से जानकी देवी बजाज है ना, तो जानकी देवी बजाज की अगर अपन बात करते हैं तो ये जानकी देवी है ना, जानकी देवी बजाज ये जो थी वो शुरू से ही जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी, इसको लीडरशिप भी देती है और फाइनली गौ सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम करती है। लक्ष्मी देवी आचार्य जो बीकानेर प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी, इन्होंने बीकानेर प्रजामंडलों के संस्थापकों में से एक मानी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल में भी गई थी। सीता देवी, आप नीमूचना किसान आंदोलन में सीता देवी का नाम सुनते होंगे, उसमें इन्होंने अंग्रेजी सैन्य जत्थे का नेतृत्व मतलब सामना किया। खेतूबाई जो दूधवा खारा से जुड़ी हुई थी। धापी देवी जो कुदन गांव शेखावटी वाले उस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, किसानों को एकजुट करने का काम किया। किशोरी देवी ने कटराथल में विशाल महिला सम्मेलन किया। उनकी सहयोगी उमा देवी उत्तमा देवी थी। नारायणी देवी जो वर्मा जी के साथ रही, उनकी माँ वर्मा जी के साथ रही, मतलब है ना, पुत्रों के साथ जेल गई। महिला शिक्षा वैचारिक जागृति के लिए महिला आश्रम बनाए। इसके अलावा 1942 में अगस्त क्रांति में छात्राओं ने भी महत्वपूर्ण काम किया। कोटा में पुलिस स्टेशन पर छात्राओं ने अधिकार कर लिया, जिसमें से कुमारी कुसुम गुप्ता मुख्य लीडर थी उनकी। डूंगरपुर में भील बाला कालीबाई थी, जिन्होंने रास्तापाल में सत्याग्रह करते हुए शहीद हो गई अपने गुरु को बचाते हुए। एक विजयाबाई भावसार थी जो बांसवाड़ा में महिला मंडल स्थापित करती है और वहाँ पर राजनीतिक जागृति के काम करती है। ऐसे ही इसी चरण में रमा देवी पांडे, सुमित्रा देवी खेतान, इंदिरा देवी शास्त्री, विद्या देवी, गौतमी देवी, आपको अच्छा कुछ नाम मान लो रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी तरफ से भी कुछ नाम ऐड कर दो, मतलब ना जो मर्जी पड़े वैसा, है ना। मनोरमा पंडित हो गई। इसके अलावा ये तो उपयुक्त तो उदाहरण मात्र है ही, मतलब इसके साथ ही जो है दुर्गा देवी शर्मा जयपुर की, रामलोरी देवी शेखावटी की, सत्यभामा बूंदी, है ना, सत्यवती शर्मा भरतपुर, सुशीला त्रिपाठी अलवर, राम दुलारी कोटा, है ना, सावित्री देवी भाटी जोधपुर, नगेंद्र बाला, मैंने आपको कई सारे नाम दे दिए। आप कुछ भी नाम जो है वो याद करके अच्छे से लिख सकते हो, मतलब ठीक है। उसके बाद में आता है अगला कि प्रारंभिक 20वीं सदी के दौरान राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारणों का विस्तार से वर्णन करो। अब कारण में आप इमेजिन करो, पहले तो कारण कौन कौन से कारणों की वजह से जो है वो राजस्थान में राजनीतिक जागृति आती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100 वर्ड का, ठीक है। जैसे कि 1857 की क्रांति हो गई, सामाजिक सुधार आंदोलन हो गए, साहित्य और पत्रिकाएं हो गई, इसके अलावा जो है वो अंग्रेज़ों की नीतियाँ हो गई, छप्पनिया का अकाल हो गया, जनता की स्थिति, आर्थिक दशाएं, प्रथम विश्व युद्ध, ईसाई मिशनरी, अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, मतलब है ना, मध्यम वर्ग की भूमिका, 1885 में राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना, विभिन्न राजनीतिक संगठन, ये इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आ सकता है। मैंने बहुत बड़ा आंसर दिया है इसका, आप इसे शॉर्ट में लिखना, मतलब है ना, इस तरीके से। तो राजस्थान में भी ब्रिटिश आधिपत्य के बाद ही राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत होती है, राजनीतिक जागृति का विकास होता है। लेकिन यह उनके प्रयासों का फल नहीं था, बल्कि यह कई घटनाओं और परिस्थितियों और विभिन्न कारणों का सामूहिक योगदान का फल था। तो इसके कारण जो हैं वो कुछ हैं, जैसे 1857 की क्रांति। आपको पता है कि 1857 की क्रांति की वजह से लोगों में एकजुटता की भावना आई। उन्हें लगने लगा कि अब हमारा शत्रु जो है वो अंग्रेज़ है, मतलब उनकी गतिविधियों की वजह से विशेष रूप से। तो 1857 की क्रांति में जनता ने, महिलाओं ने, बूढ़े बच्चे सभी ने प्रत्यक्ष तरीके से, भले ही उन्होंने सशस्त्र विद्रोह ना किया हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने विद्रोहियों का पूरा साथ दिया, मतलब ठीक है। तो ये एक तरीके से यह सीमित जन आक्रोश था, जो पहला विस्फोट था जिसने भावी लोक चेतना की एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी जो आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना और जन जागृति को प्रेरणा देती है, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में अगर अपन बात करते हैं तो कई सारे जो रिफॉर्मर्स थे वो राजस्थान आते हैं, जिनमें दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद थे, निश्चलानंद स्वामी थे, आत्माराम थे। ये इन लोगों ने राजस्थान में जगह जगह अपनी शाखाएँ खोली और वहाँ से सामाजिक और धार्मिक सुधार करना शुरू किया। इसकी वजह से लोगों में एक राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई, सामाजिक भाव भी डेवलप हुआ, एकता की भावना भी डेवलप हुई। तो आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने राजस्थान में घूम घूम कर अपने विचारों को प्रसारित किया, स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा, स्वराज्य जैसे सामाजिक धार्मिक सुधारों के साथ ही नव चेतना का विकास होता है। स्वामी विवेकानंद, साधु निश्चलानंद, आत्माराम, गोविंद गुरु,
कई सारे ऐसे सुधारक थे जिन्होंने विशेष कार्य किए। साहित्य और पत्रकारिता की, जिसमें अपन ने पहले भी बात की, इन्होंने ब्रिटिश और रियासत सरकारों की दमनकारी नीतियों के बावजूद राजस्थान में जैसे राजस्थान समाचार, देश हितैषणी, परोपकार, ऐसे कई सारे समाचार पत्रों ने राजनीतिक भावना को जागृत करने का काम किया। उदयपुर में सज्जन कीर्ति सुधाकर है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान टाइम्स अजमेर से एक पत्रिका प्रकाशन होने लगी। इसके अलावा सूर्यमल मिशन ने जो दोहे लिखे, वो दोहे महत्वपूर्ण रहे, जो और जैसे इलान देनी आपनी, बांकीदास की जो दोहे थे, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, वो वाला। इसके अलावा केसरी सिंह भारत जो थे, इनके जो दोहे थे, जिन्होंने फतेह सिंह के भीतर जो है वो एक राजनीतिक एक स्वाभिमान की भावना डेवलप की, है ना। तो वो सारी बातें जो है वो यहाँ लिखी हुई है। और अनेक कवियों ने जो है वो साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास में योगदान दिया। इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से निरंकुश शासन के दोष और उनकी मुक्ति और देश प्रेम और कल्याण के प्रति जो है वो एक भावना डेवलप कर दी। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में जब महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे, तो केसरी सिंह ने चेतावनी चूंगटे लिखे। इससे उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना जगी और वो वापस आ गए दिल्ली जाके, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसके अलावा कई सारे हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य लिखे, जो हमारे राजनीतिक चरित्रों, जो हमारे राजस्थानी चरित्र थे, महाराणा प्रताप, कुंभा सांगा, इनके बारे में लिखते हैं। और उनसे जो है वो हम उस स्वाभिमान, स्वतंत्रता, उन भावनाओं को सीखते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों की नीतियाँ, इन नीतियों के कारण जो है वो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। बेकारी उत्पन्न हो चुकी थी, पूरा बेकारी मतलब बेरोजगारी की स्थिति थी, लोग परेशान थे। उसकी वजह से जो है संतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ और सब एकजुट हुए। छप्पनिया का अकाल 1899 की बात है, यानी कि साल 1956 में, ईस्वी विक्रमी संवत में, ये ईस्वी है, इसमें अकाल पड़ता है। और अंग्रेज़ों की जो उपेक्षापूर्ण नीतियाँ थी उसकी वजह से लोग जागरूक हुए। उनको लगा कि स्वतंत्रता प्राप्त करके अपना सिस्टम स्थापित करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, अंग्रेज़ों के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। जनता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध में जब हमारे सैनिक विदेशों में भाग लेने जाते हैं तो वहाँ स्वतंत्रता, समानता जैसी भावनाओं के साथ में वापस आते हैं, और आकर वो भी इसी चीज़ में राजनीतिक जागृति का कार्य करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने फिर राजाओं के, सामंतों के, अंग्रेज़ों के आदेशों की अवहेलना भी की, मतलब। तो इस तरीके से जो है वो एक उसका प्रभाव हमें देखने को। ईसाई मिशनरी भारतीय देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, उपेक्षा करते हैं, और उस वे में लोगों को लगने लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो एक राजनीतिक जागृति डेवलप हुई। पाश्चात्य शिक्षा से हम यूरोपीय पद्धतियों को सीखते हैं, स्वतंत्रता, समानता, उदारता, बंधुत्व, देश प्रेम, इन चीज़ों को सीखते हैं। शासकों में भी कहीं ना कहीं जब इन मेयो कॉलेज और इनके माध्यम से उन्हें अंग्रेजी शिक्षा मिलने लगी तो वो भी एकजुट होने लगे। मध्यम वर्ग की भूमिका, योग्य शिक्षक, पत्रकार, वकील वर्ग जैसे जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, पंडित नैनूराम, पथिक, भारत, इन्होंने विशेष रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से समाचार पत्र बनाए, संगठन बनाए, कई कार्य किए, जिनसे लोगों में एक भारत के प्रति जो है वो एक चेतना का विकास किया। जब लोग सब हम अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे, तब इन्होंने एक भारत, एक विचार जो है वो इन्होंने डेवलप किया कि हमारा साझा शत्रु अंग्रेज है और हम भारत के वासी हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर अजमेर में भी उसकी शाखाएं खुली और उनके कार्यकर्ताओं ने जो है वो एकजुटता की भावना डेवलप करना शुरू किया। कई राजनीतिक संगठन राजस्थान में बने, संप सभा, सेवा समितियां, राजस्थान सेवा संघ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इनकी इकाइयां, प्रजामंडल, उन्होंने मूवमेंट्स चलाए और लोगों में राजनीतिक जागृति आने लगी, मतलब, ठीक है। फिर समाज सुधार वगैरह। तो इस तरीके से कई सारे कारण हैं राजनीतिक जागृति के। आप पॉइंट टू पॉइंट सारे कारण लिखोगे, आराम से 200-250 शब्दों में हो जाएगा। आप तो 100 वर्ड में बहुत शॉर्ट में लिखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है प्रजामंडल आंदोलनों के राजनीतिक प्रभावों की। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था वो थे सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब राजनीतिक हो गया तो पूरा एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो राजनीतिक प्रभाव क्या रहा इन आंदोलनों का। जन जागृति और राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक और रचनात्मक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। जो लोक परिषद थी उसी की इकाइयाँ विशेष रूप से जब रियासतों में थी तो वो प्रजामंडल के नाम से कहलाती थी, और उसके महत्व जो थे वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे ही निकलते हैं। अपन यहाँ सिर्फ बात करेंगे राजनीतिक की। जैसे इन्होंने राजनीतिक जागृति पैदा की, जैसे प्रजामंडल की स्थापनाओं से सामंतशाही और राजशाही शोषण जो था, उनके अत्याचारों के विरुद्ध जनता जागरूक होने लगी।
उनमें मनोबल बढ़ा, सब एकजुट होकर उन अत्याचारों के खिलाफ काम करने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से जनता संगठित हुई और मौलिक अधिकारों के प्रति जागृति पैदा होने लगी। उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। मेन काम था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना प्रजामंडलों का, और वो हुआ भी। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र की नींव जो है वो रखी जाती है। मतलब हम, ऐसा नहीं था कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तब हम लोकतांत्रिक हुए। हमारे मूवमेंट्स लोकतांत्रिक ढंग से चलाए जा रहे थे, कोई तानाशाह मूवमेंट नहीं चला रहा था। सबके प्रयासों से सब जो है वो एक अपनी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए काम कर रहे थे। तो प्रजामंडल भी उसी आधार पर काम कर रहे थे। तो रियासतों में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। प्रजामंडल आंदोलनों से ब्रिटिश भारत की जनता और रियासतों की जनता में सामंजस्य स्थापित हुआ। हमें लगने लगा कि अब जयपुर हमारा देश नहीं है, अब जोधपुर हमारा देश नहीं है, हमारा देश जो है वो भारत है। क्योंकि भारत में जो मूवमेंट्स चल रहे थे वो हमारे यहाँ पर भी चले, ऐसे में ही प्रजामंडल चलाए गए थे। मतलब और मेन कारण जो था वो यही मानो आप, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब हरिपुरा अधिवेशन से इस बात को बोला था, मतलब 1938 में, तो उनके भाषणों में ये बातें थी कि हम रियासतों को कब तक अलग थलग रख सकते हैं, रियासतों में भी तो भारत के लोग ही रहते हैं। और आप देखोगे इसी का प्रभाव था कि एकीकरण बहुत ईजी हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, रियासतों के लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन अब रियासतों में चला रहे हैं। तो जहाँ वो ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे थे, अब रियासतों में चल के पूरे भारतीय लेवल के आंदोलन हो गए वो। ठीक है, 1938 से पहले रियासतों की जनता अपने स्तर पर राजनीतिक आंदोलन कर रही थी, लेकिन बाद में अब सक्रिय सहयोग के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन में इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। देश की राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा गया। जब स्वतंत्र हो गए, जब एकीकरण की बारी आई, तो एकीकरण में जनता के दबाव की वजह से, क्योंकि राजा कोई चाहता था पाकिस्तान में जाना, कोई स्वतंत्र रहना, कोई क्या, लेकिन जनता को तो भारत के प्रति लगाव हो चुका था। तो अब जनता जो है वो भारत में शामिल होने के लिए राजाओं पर दबाव डाली, और कहीं ना कहीं हम राजाओं ने उस दबाव से, पटेल साहब के दबाव से, सबसे मिलकर जो है वो भारत में विलय कर लिया। नहीं तो इतनी रियासतें भारत में विलय करना बड़ा मुश्किल काम था। महिलाओं भी राजनीतिक आंदोलन के रूप में महिलाएं भी जुड़ी, महिलाएं भी एकजुट हुई, महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के प्रति जो वो लड़ाई लड़ी। इसके अलावा महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, तो राजनीतिक जागृति महिलाओं में भी आई। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक सुधार और रचनात्मक कार्य किए गए। कई सारे सामान्य जो राजनीतिक लेवल पर काम होते हैं, उसमें ज़रूरी है कि हम सामाजिक लेवल पर भी काम करना शुरू करें, क्योंकि सामाजिक सुधार करेंगे तो राजनीतिक सुधार ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो सामाजिक सुधार के काम भी इनके साथ साथ चलते गए। शराबबंदी, नशीली वस्तुओं का प्रसार, मजदूरों के हितों में कानून बनाना, चरखा खादी उत्पादन, अकाल बाढ़ राहत, ऊंच नीच, जाति पाति भेदभाव को कम करना, दहेज प्रथा, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, इन क्षेत्रों में काम किए। तो इस तरीके से जो है ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आप ऐसे आंसर्स लिख सकते हो। बहुत अच्छा खासा मैटर जो है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है, और उनके आंसर्स को बहुत प्रॉपर फ्रेमिंग से मैं यहाँ बना रहा हूँ। आप रेगुलर रहें, देखते रहें। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो कल्चर वाले पॉइंट्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप भी इनको जो है वो कोशिश करें कि नोट करते रहें। फिर कंपाइल तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा ही। धन्यवाद।